देखिए, हमारा शुरुआत से ही परंपरा रही है, हम वसुधैव कुटुंबकम है। लेकिन वही अगर हमारे संस्कृति और परंपरा का फायदा उठा के कोई अगर हमारे पीठ पीछे खंजर भोंकने की कोशिश करेंगे तो हम याद रखेंगे, हम वही भारतीय है जिन्होंने महाभारत करा डाला था। हम वही भारतीय है जिन्होंने लंका में आग लगा डाला था। हम वही भारतीय है जिन्होंने द ग्रेट सिकंदर को वापस भेजा था हरा के। तो केवल हम वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। तो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा भारत का पहला और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और म्यांमार के ऊपर। देखिए, नेहरू जी ने भारत को बहुत कुछ दिया है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वही नेहरू जी ने भारत से दूसरों को फ्री फोकट बहुत कुछ बांटा भी है, जो आज शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले हमारे भारत से क्या क्या दूसरों को बांटा गया है। क्या आप बिलीव करोगे, 1950 में नेहरू जी ने हमारा भारत का एक आइलैंड फ्री फोकट खरे खरे म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। देखिए नेहरू जी का कितनी बड़प्पन है। इस देश को, इस धरती को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने जान गंवाया। लाखों लोगों ने हंसते हंसते इस देश के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ गए। और नेहरू जी इस देश के हिस्से को फ्री फोकट बांट रहे थे दूसरे देश को। हम इधर बात करते हैं कैसे अखंड भारत फिर से बनाया जाए, उधर नेहरू जी भारत के टुकड़े को काट के दूसरे को दे रहे थे। लेकिन ये 21वीं शताब्दी है और हमें हमारी जमीन यानी कोको आइलैंड म्यांमार से वापस चाहिए। तो आइए समझते हैं नेहरू जी का ये गलती क्या था और ये कोको आइलैंड क्या है और म्यांमार से हम अपने कोको आइलैंड को वापस कैसे ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैप में कोको आइलैंड का लोकेशन को आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये है म्यांमार और इसके नीचे देखिए हमारा इंडियन ओशियन में दो आइलैंड है, एक कोको आइलैंड और उसके नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड। और अगर आपको मैं जियोग्राफिक तरीके से बताऊं तो ये बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। और कोको आइलैंड कोई एक आइलैंड नहीं है, ये कई छोटे छोटे आइलैंड को मिला के कोको आइलैंड बनता है। और जियोग्राफिकली कोको आइलैंड अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड से 274 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं कोको आइलैंड के बारे में, क्योंकि अंडमान के नीचे ही और एक आइलैंड है जिसका नाम है कोकोस आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का है, हमारा नहीं है। नाम में देखिए इसमें बस एक लेटर के डिफरेंस है, एस का डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल कोको आइलैंड में बस 1000 लोगों का जनसंख्या है और वो कोई नहीं है, म्यांमार के मिलिट्री ऑफिशियल्स और उनके फैमिली वाले हैं। कोको आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा पड़ा है और उसमें से मेजोरिटी नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ मतलब कोकोनट ट्री, कोकोनट से नाम पड़ा कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड पर एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है कोको आइलैंड एयरपोर्ट, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। खैर, इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे क्या है ये एयरपोर्ट और किसने बनाया और किस लिए बनाया। ओके, 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना था, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे और कोऑपरेट करके चलना होता है। और आज़ादी के बाद भारत का इकोनॉमी भी नहीं था शुरुआत के समय में, क्योंकि अंग्रेजों ने सारे चीज पहले ही लूट के ले गए थे। अब उस समय भारत का म्यांमार के साथ अच्छा संबंध था, ऊपर से हम वसुधैव कुटुंबकम, उसके ऊपर से हमारा इकोनॉमी जीरो। ये सब हमारी कमजोरी देखते हुए म्यांमार ने भारत को कहा कि हमें कोको आइलैंड दे दीजिए, इस पर हमारा ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल कनेक्शन है। और उस टाइम कोको आइलैंड पर हमारा भारतीय वीर सेना यानी हमारा इंडियन आर्मी का कब्जा था। अब मुझे पता नहीं म्यांमार का कौन सा हिस्टोरिकल कनेक्शन था कोको आइलैंड के साथ, जबकि म्यांमार खुद 1937 में हमसे अलग हुए थे और 1989 में वो बर्मा से म्यांमार बने। लेकिन हमारे नेहरू जी ने कुछ ज्यादा ही कोऑपरेट कर गए म्यांमार के साथ। म्यांमार ने भारत को कोको आइलैंड मांगा और नेहरू जी ने म्यांमार को एज ए गिफ्ट कोको आइलैंड उनको दे दिए। उसके लिए नेहरू जी ने ना तो कोई पार्लियामेंट बिठाया और ना ही किसी से पूछा, बिना पूछे भारत का एक हिस्सा म्यांमार को उन्होंने गिफ्ट दे दिया था। और ना ही उसका कोई आज तक ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट है पब्लिक डोमेन में, ना भारत की तरफ से ना ही म्यांमार की तरफ से। बहुत रिसर्च और खोजबीन के बाद बस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मिला उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस का, जिन्होंने 2003 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिए थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950 में बर्मा को कोको आइलैंड डोनेट किया था और इस तरह एक इम्पोर्टेंट वाइटल स्ट्रेटेजिक एसेट को सरेंडर कर दिया था म्यांमार के हाथों। बाकी इसके सिवा आपको एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर एक भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आपको नहीं मिलेगा, ना भारत की तरफ से ना म्यांमार की तरफ से। मतलब आप सोचिए नेहरू जी ने कितने चालाकी से और कितने अच्छे से गेम प्लान किए थे ताकि आने वाला पीढ़ी कोई सवाल ना कर सके, या फिर कोई सवाल करे भी तो कांग्रेस ये बोले इसका क्या प्रमाण है।
कोको आइलैंड तो हमारा था ही नहीं, ये तो म्यांमार का ही था। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस तो कांग्रेस के ही थे ना, और 2003 में वो सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर थे। और अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर ऐसे बोले तो उसको भाई ऑफिशियल माना जाएगा या अनऑफिशियल माना जाएगा, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी को कोई तोहफा देते हो, कोई गिफ्ट देते हो या फिर कुछ भी देते हो, तो क्या आप अपने शरीर का कोई अंग काट के उसको देते हो? क्या नहीं देते हो ना। लेकिन लिटरली नेहरू जी ने यही किया था भारत देश के साथ, भारत का एक अंग काट के म्यांमार को तोहफे में दे दिए। क्योंकि उस समय नेहरू जी को ना कोई पूछने वाला था ना कोई बोलने वाला था, सारे उनके चमचे थे। जैसे आज मोदी जी के अंधभक्त है, उस समय कांग्रेस के चमचे हुए करते थे, जो आज भी जिंदा है 2021 में। नेहरू जी की इस हिस्टोरिकल गलती को मैं एक ही लाइन में सिमटना चाहूँगा, नेहरू जी ने लम्हों में खता किया था और उसका सजा हमें सदियों तक मिलता रहेगा। चलिए, गिफ्ट देने तक सब ठीक रहता, अब गिफ्ट कर ही दिए थे तो अब क्या कह सकते हैं हम। अगर रियलिटी में दिल से मैं आपको सच कहूँ तो गिफ्ट देने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ साला इस हरामी ने 1994 से पैदा किया। देखिए कैसे पैदा किया था। देखिए, नेहरू जी ने 1950 में हमारे कोको आइलैंड को म्यांमार के एक इलेक्टेड लोकतांत्रिक सरकार यूनू को गिफ्ट किए थे। लेकिन म्यांमार में क्या है, म्यांमार में हमेशा टट्टा पलट होते रहते हैं। तो ऐसे टट्टा पलट होते होते म्यांमार में 1992 में थान सिउ की मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, और इस हरामी ने 1994 में हमने जो उसको कोको आइलैंड गिफ्ट में दिए थे, उसने उसको लीज पर दे दिया किसी और को। लीज पर देना मतलब भाड़े पर देना, मतलब किराए पर देना। अब आप पूछोगे कि किसको दिया था, सुनिए आप किसको दिए थे, आपका खून खोल जाएगा। द फादर ऑफ कोरोना वायरस, चाइना को दिए उन्होंने। अब आपको भी पता है, चाइना, अमेरिका और रसिया, इनको अगर कोई चीज लीज पर दे दिया जाए तो क्या आप उससे वो चीज चुरा पाएंगे? कभी नहीं चुरा पाएंगे। आपका हालत खराब हो जाएगा, आपका देश बिक जाएगा वो चीज उनसे वापस लेने में। देखिए इस हरामी कुत्ते ने कैसे पीठ पीछे खंजर फोका हमारा। इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कहा था, हम सिर्फ वासुदेव कुटुंबकम नहीं है। देखिए, भिखारी पाकिस्तान की तरह चाइना कोई बेवकूफ नहीं है जो पैसा देके वो कोई चीज लीज पर लेगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी कोको आइलैंड पर रडार और ट्रांसमीटर बिठा दिया है, और वहां पर वो अपना एयरपोर्ट भी बना डाला है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था। चाइना ने एयरपोर्ट इसीलिए बनाया ताकि उनकी आर्मी को लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए आसानी हो। अब ट्रांसमीटर और रडार सिस्टम चाइना ने कोको आइलैंड पर क्यों लगाया है, अब सुनिए। देखिए, उड़ीसा के चांदीपुर में हमारे डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जहां हमारे आर्मी रॉकेट, मिसाइल और एयरबोर्न वेपन सिस्टम का परीक्षण करते हैं। फिर जस्ट इसके नीचे वही उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम आइलैंड है, जिसे व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है। वहाँ हमारे मिसाइलों का परीक्षण होता है हमारे साइंटिस्टों के द्वारा। और नीचे आंध्र प्रदेश में इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ हमारे इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है। अब ये कोरोना वायरस हमारे ये 3 इंपोर्टेंट लोकेशन पर 24/7 नजर रख रहे हैं 1994 से। अब आपको पता चल गया होगा क्यों ट्रांसमीटर लगाया, क्यों रडार सिस्टम लगाया। तो अब आप बताइए, नेहरू जी ने तो ये सोच के गिफ्ट किए होंगे कि म्यांमार और हमारा रिश्ता अच्छे हो जाएंगे इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि उस समय हम आज़ाद हुए थे बस, और हमारी इकोनॉमी भी चौपट थी और हमें अपना पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना था। शायद इसीलिए नेहरू जी ने ये गिफ्ट किए होंगे। लेकिन इस हरामी ने तो नौटंकी दिखा के अपने औकात दिखा दिया ना, इसको क्या बोलेंगे आप। चलिए, इसके अलावा आप और देखिए कोरोना वायरस हमें और कहां से घेर रहा है। देखिए, ये है हमारा इंडिया और ये है म्यांमार। अब इस कोको आइलैंड से तो चाइना हमारे 3 इंपोर्टेंट लोकेशन पर नजर रख ही रहा है। अब देखिए चाइना और कैसे दिमाग लगा रहा है। चाइना का जितना भी समुद्र के ऊपर से व्यापार होते हैं, मतलब जो भी उनका ट्रेड होते हैं, वो इस मलेशिया के मलाक्का आइलैंड के रास्ते से होता है। चाइना को पता है ये रास्ता उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ऊपर अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारा, यहाँ से हमारे इंडियन नेवी चाइना को आराम से धो देगी। तो चाइना अब इस मलाक्का आइलैंड को बाईपास करने के लिए क्या दिमाग लगा रहा है। देखिए, चाइना अपने वहां से म्यांमार होते हुए इस सड़क से आएगा और यहाँ कोको आइलैंड पर चाइना अपने अच्छे खासे नेवी डिप्लॉय कर देगा। फिर चाइना के जितने भी जहाज होंगे वो उनके नेवी के प्रोटेक्शन में वहां से निकल जाएगा आराम से, और हम अंडमान निकोबार से मुंह टाकते रहेंगे कि चाइना आएगा, चाइना आएगा। अरे वो निकल गया उस रास्ते से। तो आप सोचिए, चाइना को हमारा नेवी ऐसे थोड़ी थूर देगा कि आओ हम तुम्हें थूर देंगे बिना वजह। देखिए, चाइना दिमाग से खेलता है। वो फ्यूचर का प्लान अभी से बना के रखा है, ताकि इंडिया और चाइना का अगर वॉर हो जाए तो चाइना को पता है वो मलाक्का के रास्ते से वो निकल नहीं पाएगा, हमारे नेवी उनको ढो देगी। तो उसका वो ऑप्शन अभी से बना के रखा है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो आप खुद दिमाग लगाइए ना, नेहरू की गलती की वजह से हम और कितनी जगह से चाइना से घेरते रहेंगे। तो इसीलिए आप सोचिए, कोको आइलैंड को वापस लेना क्यों जरूरी है हमारे लिए। बस इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो हमारा पार्ट है,
इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे खिलाफ ही उसको यूज किया जा रहा है। देखिए, नेहरू जी से तो गलती हो गया था, पूरे देश को पता है ये बात, लेकिन अगर हम वही बात पूरी जिंदगी भर बोलते रहे नेहरू की गलती, तो क्या हमारे कोको आइलैंड अपने आप वापस आ जाएंगे? नहीं ना, उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत के बाकी प्रधानमंत्रियों की भी गलती है। अगर एक गलती करे तो दूसरा उसे सुधार भी तो सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया। देखिए, नेहरू जी के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। उनको आयरन लेडी कहा जाता था। अगर इंदिरा गांधी पाकिस्तान के एक हिस्से को बांग्लादेश बना सकती थी तो क्या उनके दिमाग में गोबर गू भरा हुआ था, जो उनको नहीं पता था कि हमें कोको आइलैंड को वापस लाना है? जो आपके पिताजी ने गलती किया था वो तो आप सुधारो। अपने कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी तक लगाया, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आया कभी कि उनके पिताजी एक बहुत बड़ा गलती करके गए जो उनको सुधारना चाहिए था। खैर, इंदिरा गांधी जी के टाइम में कोको आइलैंड को चाइना को नहीं दिया था, वो म्यांमार के पास ही था। लेकिन जिस वक्त कोको आइलैंड को चाइना को लीज पर दिया गया था, मतलब 1994 में, उस वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव उनके पीएम थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया और हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। फिर 1999 में बीजेपी की सरकार आई, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्होंने भी कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। फिर 2004 में कांग्रेस का फिर से सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके पीएम बने, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर 2014 में बीजेपी की सरकार आई और मोदी जी हमारे पीएम बने और मोदी जी का भी पहला कार्यकाल हाथ पे हाथ रखे निकल गया और उनका ये दूसरा कार्यकाल भी हाथ पे हाथ रखे ही निकल जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने तो आज तक कोको आइलैंड को सीरियसली लिया ही नहीं, ना उनके बारे में कभी बात किया है उन्होंने। उल्टा गलती पे गलती और करते जा रहे हैं, जिसका अंजाम हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेंगे। जैसे नेहरू जी का गलती हम भुगत रहे आज, वैसे ही मोदी जी का गलती आने वाले पीढ़ी भुगतेंगे। ओके, अब डायरेक्ट मुद्दे की सवाल कि हम अपने कोको आइलैंड को म्यांमार से वापस कैसे ले सकते हैं। देखिए, अब मतलब इस वक्त मोदी जी के पास बहुत बड़ा मौका है। मैं तो कहूंगा मोदी जी को इससे अच्छा और बेहतरीन मौका कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि म्यांमार में आंग सान सू की तख्ता पलट करके वहां के मिलिट्री ने उनकी सत्ता हथिया ली है। इसीलिए पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या की है और इस वक्त कोई भी देश उनके साथ देने सामने नहीं आने वाला। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब हमारे लिए अच्छा मौका है हमारे कोको आइलैंड को वापस लाने के लिए। म्यांमार की पब्लिक भी मिलिट्री के साथ नहीं है, वो लोग मिलिट्री के खिलाफ है, इसीलिए तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट में उनका एक ही नारा है कि आंग सान सू की को वापस लाओ और मिलिट्री तुम लोग यहाँ से हट जाओ, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री इतना अत्याचार कर रही है अपने ही जनता के ऊपर। ना बच्चे देख रहे हैं, ना औरत देख रहे हैं, ना बुढ़ा देख रहे हैं, ना क्या देख रहे हैं। अभी तक 1006 लोगों का हत्या कर चुकी है म्यांमार की मिलिट्री। खैर, ये सब म्यांमार की बातें हैं, इसको छोड़िए। हम लोग अपने कोको आइलैंड को कैसे वापस ला सकते हैं, ये देखिए मोदी जी को कहना चाहिए, देखो भैया म्यांमार, हमारे पीएम ने तुम्हारे लोकतांत्रिक सरकार को हमारे कोको आइलैंड गिफ्ट किए थे, ये सच है और आज भी हम तुम्हें गिफ्ट देते हैं तुम्हारे लोकतांत्रिक सरकार को, लेकिन तुम्हारे मिलिट्री गवर्नमेंट ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करके हमारी कोको आइलैंड को चाइना को लीज पर दे दिया और चाइना को लाके वहां पे पनाह दे दिया ताकि हम पे नजर रख सके, और ये इनलीगल है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए या तो तुम चाइना को भगाओ कोको आइलैंड से, या तो हमें कोको आइलैंड वापस दीजिए। और वैसे भी हमने एक लोकतांत्रिक सरकार को हमारे कोको आइलैंड गिफ्ट किए थे, ना कि किसी तख्ता पलट करके आए हुए तानाशाही मिलिट्री सरकार को हमने हमारे कोको आइलैंड दिए थे। तो भैया अभी आप डिसाइड करो, आप कोको आइलैंड से चाइना को भगाओगे या फिर कोको आइलैंड हमको वापस करोगे। तब म्यांमार कुछ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो चाइना से वो वापस ले ही नहीं सकता है, वो इतना कर्जे में डूब चुका है। जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में कहा हूँ, चाइना को अगर कोई चीज कोई देश लीज पर दे दिए, वापस लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो इतना कर्जे में डूब जाता है कि उसको पूरा देश बेचना पड़ जाएगा। तो म्यांमार कोई जवाब दे ही नहीं पाएगा। तब हमारे भारत सरकार म्यांमार को एक अल्टीमेटम दे कि इतने इतने डेट आपको हम दे रहे हैं, ये डेट के अंदर आप डिसाइड करो या फिर हमें जवाब दो, वरना हम ना लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे, डायरेक्ट हम अटैक मोड में आ जाएंगे। जब हम म्यांमार को अल्टीमेटम दे देंगे, उस दौरान हमारे मुंबई में स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठे हमारे महान साइंटिस्टों को बोलो कि एक एटॉम बम बनाओ, और ये अल्टीमेटम डेट है, अगर इस डेट के अंदर म्यांमार से कोई जवाब नहीं आया तो इस एटॉम बम को अंडमान निकोबार के एकदम ऊपरी हिस्से में गिराना, जहां से कोको आइलैंड नजदीक हो। देखिए, हमने कोको आइलैंड पर अटैक नहीं किया है, हमने हमारा ही हिस्से पर हमने अटैक किया है, और हमारे घर के अंदर हम कुछ भी करें कोई इस पे बोलने नहीं आएगा, कोई भी देश उस पे बोलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जब एटॉम बम गिरेगा अंडमान निकोबार के ऊपर वाला हिस्सा में जो कोको आइलैंड के पास है, तब इतना भयंकर विस्फोट होगा, वहां पर सुनामी आ जाएगा, और सुनामी से हमारा अंडमान का थोड़ा सा डूबेगा, लेकिन कोको आइलैंड पूरा तहस नहस हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा, उड़ जाएगा कोको आइलैंड। मतलब कोको आइलैंड तो वही रहेगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा पूरा साफ कर देगा वो सुनामी। क्योंकि कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और जब सुनामी कंट्रोल में आ जाए, तुरंत हमारे नेवी और हमारे इंडियन आर्मी को
कोको आइलैंड डिप्लॉय कर दीजिए ताकि कोको आइलैंड सेफ रहे। अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगे ये तो बहुत हिंसुक तरीका है, बहुत ब्रूटल है, बहुत एग्रेसिव है, लेकिन नहीं, जब पैर कोई गटर में फंस जाए और वो निकल ना पाए तो उस पैर को काटना पड़ता है। शरीर में कभी कैंसर नहीं रखना चाहिए। म्यांमार ने हमारे ही कोको आइलैंड को हमारे लिए ही कैंसर का 3rd स्टेज बना डाला है, और कैंसर रहना मतलब आपका मृत्यु तय है। तो जब तक हम एग्रेसिव और ऑफेंसिव मूड में नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर भी है। हमारा हरामखोर गोदी मीडिया इतना चापलूसी में डूब चुके हैं कि उनके पास हिम्मत नहीं बची कि मोदी जी से सवाल करे। और पता नहीं मोदी जी को सलाह देने वाला कौन इंसान है, कौन दे रहा है उनको सलाह। कोई आज तक उनको बोल नहीं पा रहा है कि कोको आइलैंड को हमें वापस लाना है, या फिर सवाल नहीं कर पा रहा है कि कोको आइलैंड के लिए आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। भारत सरकार को जल्द से जल्द म्यांमार को अल्टीमेटम दे देना चाहिए। या तो तुम कोको आइलैंड से चाइना को भगाओ, या तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे या भारत को म्यांमार से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई उनसे हमारी दुश्मनी है। हम वासुदेव कुटुंबकम के रहने वाले हैं। लेकिन हमारी संस्कृति थी, हमने अपने परिचय दिया, तुमने मांगा, हमने तुम्हें गिफ्ट कर दिया। लेकिन क्या इस हरामी का यही संस्कृति थी कि ये हमारे ही दुश्मन को हमारे ही आइलैंड पर हम पे ही नजर रखने के लिए उसको भाड़े पे दे दे? कोई दिक्कत नहीं, हमारी ये भी संस्कृति है कि हम करारा जवाब देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और ये बदला लिया जाएगा। आप लिख के लीजिए, मेरा ये वीडियो आप सेव कर लीजिए, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, अगर भारत एक तरफ गांधी जी का देश है तो दूसरी तरफ भगत सिंह, उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के भी देश है। यार हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे दुनिया भर में कि हम अपना जमीन वापस लाएंगे और लेते रहेंगे इसी तरह। अगर हम अपने कोको आइलैंड को वापस ले आए तो भिखारी पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भारत एक ना एक दिन अपना पीओके को लेंगे वापस, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस को भी समझ में आ जाएगा कि भारत एक ना एक दिन अपना सीओके को फिर से वापस लेंगे हमसे। वरना आप सोच के देखिए, पाकिस्तान की बच्चों को तो पढ़ाया जाता होगा अपने इतिहास में। देखो, भारत म्यांमार जैसे देश से अपना एक छोटा सा कोको आइलैंड नहीं ले पा रहा है, और वो बोलते हैं कि हमसे वो पीओके छीनेंगे। उनके बच्चे को मोटिवेशन मिलता होगा, उनके आर्मियों को मोटिवेशन मिलता होगा। और वैसे भी जब आपके बच्चे आएंगे, आने वाले पीढ़ी आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि मम्मी पापा, हमारे भारत माता की जब आंचल कोई पीओके से छीन के ले जा रहा था, कोई सीओके से छीन के ले जा रहा था, कोई कोको आइलैंड से ले जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? क्या आप सवाल पूछ रहे थे उस समय के पीएम के, उस समय के सीएम जो भी होंगे, या आप चुपचाप बैठे थे, या आपको पता ही नहीं था कि आपकी भारत माता के आंचल को इधर उधर से हर कोई छीन रहे थे? क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? आपका खून नहीं खोलता है? बताइए, इस हरामी ने हमसे गिफ्ट लिया, और हरामीपंथी की भी एक सीमा होती है, एहसान फरामोशी की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। हमारे यहाँ की गली के कुत्तों को भी पता है कितने हद में रहना है, कितने हद में नहीं रहना है, लेकिन इस हरामी को नहीं पता था कि कितने हद में रहना है, कितने हद में नहीं रहना है। और हमारे पीएम को भी अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे ही मौका देख के चाइना ने हमारे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। ऐसे ही मौका देख के चाइना ने पूरा तिब्बत को हथिया लिया था। लेकिन ऐसे ही मौके पर हम बैठे हैं, क्योंकि हम ठहरे वासुदेव कुटुंबकम। बाकी आपको क्या लगता है, हमारे कोको आइलैंड हमारे पास फिर से वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और गाली गलौज मत कीजिए, लॉजिकल राय दीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। लॉजिकल डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, और अपना आवाज़ उठाइए ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सरकार तो गूंगी बहरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले और एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरा ये दोनों वीडियो देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।